नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के 18 मार्च को जो पेपर हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के हमारे पास 12 या 13 क्वेश्चन है और सेकेंड शिफ्ट के 12-13 क्वेश्चन है, तो टोटल 25 क्वेश्चन के अराउंड इसमें करेंगे। अच्छा, मैं ये जो मेमोरी बेस्ड है ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि ओरिजिनल एग्ज़ाम जो आपका मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम होता है वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेवल क्या था। जो इस बार CHSL हुआ उसका लेवल क्या था। हालांकि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कितनी भी मेहनत करूंगा, अगर आपको फ़ायदा होगा तभी मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत साकार हो रही है। आप लोग पेपर दे के आएँ, पेपर देने के बाद रिव्यू ज़रूर करेंगे, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं 25 सेट करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप मान के चलें, मुझ पे विश्वास करें। आप जो टीचर जिससे भी पढ़े हैं, उससे पढ़े हैं, बढ़िया है, उनका फॉलो करें। 1 घंटे का समय आप मुझे दें। 1 घंटे कोई वीडियो 30-35 मिनट की होती है, वो जब सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ सॉल्व करने से ये फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड और एक्चुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आपके होते रहेंगे। हालांकि मैं बेसिक बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर ट्रिक बताओ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर अब आज के बाद ये ना पूछना कि ट्रिक एग्ज़ाम टाइम में आप ट्रिक जो नहीं सीखोगे वो काम नहीं आएगी। ट्रिक हमारे जो एक्चुअल बैच लॉन्च होगा, जो बैच होगा अगली परीक्षा के लिए, उसमें हम ट्रिक भी पढ़ेंगे और बेसिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो बैच फ्री होगा, ऐसा नहीं कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करने की बात करूँ। और इसमें मैं आपको एकदम बेसिक से, देखा होगा आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने कैसे पढ़ाया, टाइम एंड वर्क कैसे पढ़ाया, तो ये सारी चीज़ें, सारे चैप्टर में कवर करवा दूंगा आपका ज्वाइनिंग के पहले, ठीक है। CGL मेंस के लिए आपका सब कुछ चल ही रहा है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि बेसिक जो होता है उससे आपको मेंस में, CHSL में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा बेसिक से। हालांकि 50 में 50 फिर भी आएंगे, लेकिन मेंस में आपको पता है 200 मार्क्स का क्या आता है, मैथ्स आता है मेंस में। तो वो जो 200 नंबर होते हैं उसमें 150 तो सबके आ जाते हैं, लेकिन 150 से 200 जाने में 150 एवरेज लड़कों के आ जाते हैं, लेकिन इसमें 150 से जो अगर एक एक नंबर बढ़ाना, वो अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी बढ़ेगा। अदरवाइज ट्रिक से आप 150 से ऊपर नहीं जाएंगे, कितनी भी ट्रिक पढ़ लें, ठीक है। आपके टीचर्स ने भी बेसिक से करा, आज वो ट्रिक पढ़ा रहे हैं और वो किसी की ट्रिक नहीं है, मार्केट में घूम रही है ट्रिक, क्वेश्चन आने के बाद ही ट्रिक बनती है। तो अगर आप बेसिक जानेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ें, उनको फॉलो करते रहें, उनको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आधे घंटे मुझे देखते हैं उसमें मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है, तभी आपका फ़ायदा होगा। आप खुद भी सॉल्व करते रहें और अच्छे क्वेश्चन नोट करते रहें। थोड़ा सा समय मैंने इस वजह से लिया ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। और एक भाई साहब कैप्सिकम कमेंट करते हैं, तो कैप्सिकम वाले भाई साहब, क्या कैप्सिकम आपने लगा रखा है, ठीक है। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हिंदी वाले भाई साहब आप खुश हो जाइए, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी में ले लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करवाने थे। कहा गया 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्किल बी सेंटर O। 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई, 2 स्पर्श रेखाएं ड्रा की गई, किस पे, एक सर्किल है उस पे टेंजेंट ड्रा की गई एक बिंदु P से जो सर्किल के बाहर है। ये आपकी ड्रा की गई, P नामकरण कर दो, PA और PB, क्योंकि A और B बिंदु पे खींची गई। कहा क्या PB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर PB 12 है तो PA भी 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर किसी आउटसाइड पॉइंट से, यानी जो सर्किल के आउटसाइड है उस पर लाई करता है, तो वहाँ से अगर किसी सर्किल के 2 बिंदुओं A और B पे टेंजेंट्स ड्रा की जाएं, आपको पता है सर्किल के बाहर कोई एक बिंदु है तो उससे एक टेंजेंट खींची जा सकती है। अगर उस पे लाई करता है, यानी कि सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, तो उस पर एक ही वो ड्रा किया जाता है टेंजेंट, यानी कि किसी भी वृत्त के एक बिंदु पे एक टेंजेंट ड्रा की जाती है। लेकिन अगर वही बिंदु वृत्त के बाहर हो तो उससे 2 टेंजेंट ड्रा की जाती हैं और दोनों की लंबाइयाँ समान होती हैं, यानी PA और PB दोनों हो गए 12 अब कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एज्यूम कर लो कि O यहाँ सेंटर है, अगर ये 5 है तो सिमिलरली ये भी 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो जो स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, यानी कि स्पर्श बिंदु पे केंद्र को मिला, मतलब केंद्र से जो त्रिज्या ड्रा की जाती है, आपको पता है त्रिज्या केंद्र से ड्रा की जाती है, यानी O से अगर हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो जो त्रिज्या मिलेगी वो OA, वो लंब होगी किस पे, PA पे, और इसी प्रकार OB PB पे लंब होगी। अब इसको मिला दीजिए। आपसे कहा गया चतुर्भुज AOBP का क्षेत्रफल क्या होगा। AOBP यानी कि ये जो चतुर्भुज मिल रहा है AOBP, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल गए हैं, जिनकी लंब मतलब 5 12, इनका लंब 5 है और आधार 12 है इस कोण के लिए। देखिए आपको एक ट्रायंगल ये मिल गया
और एक ट्राइंगल ये मिल गया। दोनों की भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर है, तो आपको पता है एरिया भी बराबर होगा। तो अगर आपको PAOB का क्षेत्रफल निकालना है तो आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल PAO के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है PAO PBO के क्षेत्रफल बराबर है और दोनों को जोड़ दोगे तो आपके जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है AOPP उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब PAO का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 × 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी 12 × 5, 1/2, 2 कट गया, 12 पंचे 60, आंसर कितना 60। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो हिंदी वाले भाई साहब आज बिल्कुल नाराज मत होना, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन हिंदी में भी लिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योमेट्री से ये भी है, कहा गया सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल्स ABC सच दैट द सर्किल टचेस साइड्स AB at F, BC at D, साइड AC at E, if AB is equal to 12, BC 10, AC 8, then find the value of CD is to AF। CD और CD is to नहीं, CD into AF की वैल्यू निकालनी है। कहा गया एक वृत्त जो है उसको ABC के अंदर इस प्रकार बनाया गया है, इंस्क्राइब्ड इन ये ट्राइंगल ABC, यानी ABC है, इसके अंदर एक वृत्त ड्रा किया गया, ABC ये ट्राइंगल है और इसके अंदर हमने एक वृत्त ड्रा कर लिया। इस प्रकार से कहा गया कि ये इस प्रकार से कि AB को F पे टच करता है, BC को E पे टच करता है। एक बार यहाँ अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा, AB को F पे, BC को D पे और यहाँ इसको E पे टच करता है। अब आपको कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं, उसकी वैल्यू लिख दीजिए। आपको दिया गया AB 12 है, BC 10 है और AC 8 है, 12 10 8 है, AB BC और CA की लंबाई दी। अब कहा गया CD × AF निकालना है, CD × AF। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ये CD + AF कर लीजिएगा, CD + AF की लंबाई वहाँ पे पूछी गई थी, ये CGL का क्वेश्चन है, CGL में एक्चुअल एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो, अगर आपको CD + AF पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपको पता है CD की लंबाई अगर हम A माने, ठीक है, CD की लंबाई अगर हम A माने तो आपकी इसकी लंबाई CE की भी A हो जाएगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं जो एक ट्रायंगल पे ड्रा की गई बिंदु C से। अगर ये A है, ये A है, तो ये 10 - A हो जाएगा और ये 8 - A हो जाएगा। समझ आ गया। अब ये 8 - ये है और अगर A से ड्रा किया गया दो स्पर्श रेखाएं AE और AF, तो दोनों की लंबाई समान, यानी ये भी 8 - A हो जाएगा। आपको पता है ये 8 - A है, ये 8 - A है, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे मेरे भाई देखो ये 10 - A है, तो ये भी 10 - A हो जाएगा। अब इस साइड के लिए बात करो, दोनों देखो BF की लंबाई है 10 - A, AF की लंबाई है 8 - A। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी किसकी लंबाई आ जाएगी, AB की। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 - A + 8 - A यानी 18 - 2A और ये बराबर आपको दिया गया 12, यानी आपका 2A = 6, यानी A बराबर आ गया 3। अब अगर A = 3 हो गया तो आपसे कहा गया किसकी किसकी लंबाई, मतलब किसका योग निकालना है, CD + AF का। अगर CD + AF पूछा जाता तो आप कहते CD कितना है, CD की लंबाई देखिए, CD की लंबाई A और प्लस AF की लंबाई कितनी है 8 - A, तो आप कहते हैं A + 8 - A, यानी ये 8 हो जाता। A की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर CD × AF पूछा जाता तो CD की लंबाई कितनी है, CD की लंबाई है A, यानी A × किसकी AF की लंबाई है 8 - A। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 3 × 8 - 3 5, 8 3 5 15। आपसे अगर पूछा जाता CD × AF तो आप कहते कितना हो जाता A × 8 - A, और अगर आपसे पूछा जाता CD + AF तो आप कहते A + 8 - A, यानी इसकी वैल्यू 8 हो जाती, इसकी वैल्यू 15 हो जाती। समझ आ गया ना, क्योंकि आपको पता है कि CD कितना है, CD है 3, AF है 5, तो 3 + 5 अगर पूछा जाता है तो 8 हो जाता, 3 × 5 कितना हो जाता 15 हो जाता। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना था कि किसी भी सर्किल से, इसी वजह से मैंने पहले क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करवाया कि किसी भी सर्किल पे वृत्त के बाहरी बिंदु से, यानी सर्किल के आउटसाइड जो पॉइंट है उससे अगर ड्रा किया जाए, दो टेंजेंट्स ड्रा होंगी और दोनों की लंबाइयां समान होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो, कहा गया वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज √108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान दीजिए, आपको दिया गया, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया एक ट्राइंगल पहले ड्रा कर लीजिए। ये ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं ड्रा करने की, लेकिन फिर भी ड्रा कर लीजिए। आप मान लीजिए ये 7 है और आपको पेरीमीटर दिया गया कितना है 18। अगर पेरीमीटर 18 है तो हम अगर इसको A माने तो ये 11 - A हो जाएगा। समझ आ गया। अब आपसे कहा गया इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें, ट्राइंगल जिसकी लंबाई, भुजाओं की लंबाई 7, 11 और 11 - A है, तो इसके अगर हम किसकी बात करें एरिया की, तो एरिया कितना हो जाएगा हीरोज फार्मूला से √ में S कितना होता है सेमी पेरीमीटर, यानी S की वैल्यू अगर पेरीमीटर 18 तो S = 9 हो जाएगा। S 9 × S - A, यानी 9 - 7 2, फिर 9 - A, फिर 9 - 11 - A, यानी कि A - 2, ये हो जाएगा एरिया। अरे यस, आपको पता है ABC की लंबाई पता है और ये बराबर दिया गया √ में 108। समझ आएगा। अब देखिए
9 से काट दीजिए, 9 से 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा 6 दे देगा। यानी आप कह सकते हैं 9 माइनस ए इंटू ए माइनस 2 बराबर 6। अब आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करिए। अगर ए बराबर 2 पुट करें या ए बराबर कितना पुट करें, 3 पुट करें, ए बराबर 3 पुट करेंगे तो देखिए ए बराबर 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 और 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू आपके आगे 3। अब अगर ए 3 हो गया तो आपकी एक भुजा कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर की, और एक भुजा कितने की हो गई, 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया ना। आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक भुजा 7 दी गई है, पेरीमीटर 18 दिया गया, यानी सबका योग 18 होना चाहिए। अगर ये ए हो गया, पूरा पेरीमीटर 18 तो ये 7 है, ये ए है तो ये 11 माइनस ए हो जाएगा। अब आप सेमी पेरीमीटर आपको पता चल गया 9 हो गया, यानी स्मॉलेस्ट 9 हो गया। अब हीरोज फार्मूला से आप एरिया निकालेंगे जो कि दिया गया √108, उसको √108 के बराबर कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए बराबर 3 हो जाएगा, यानी भुजाएं हमारी आ गई 3 और 8। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ज्योमेट्री के तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। कहा गया कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, 6 दिनों तक कार्य किया, कितने दिन में ए और बी के सहायता से शेष कार्य को पूरा करेगा। ए कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो गया, 90, यानी 90 यूनिट टोटल कार्य। अगर 90 यूनिट टोटल कार्य है 30 दिन में, यानी एक दिन में 3 यूनिट, बी 5 यूनिट। समझ आ गया ना। तेज इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक्स हैं। अब कहा गया दोनों ने ए ने कार्य शुरू किया, 6 दिन तक कार्य किया, यानी 3 6 18 यूनिट कर दिया है। टोटल 90 यूनिट था, 18 यूनिट हो चुका है, यानी 72 यूनिट बचा हुआ है। अब कहा गया ए और बी दोनों साथ करने लगे, यानी अब एक दिन में कर रहे हैं 8 यूनिट। पूछा गया शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर एक दिन में 8 यूनिट हो रहा है, 72 यूनिट होने में कितने दिन लगेंगे, 9 डेज। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप जाके वहाँ गलत करके चले हो। ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको नंबर दिलवाने के लिए केवल दिए जाते हैं, सबका नंबर आता है। आप देखो, अगर 100 लोग परीक्षा दे रहे हैं और सब 2-2 नंबर पा जाए तो उस 2 नंबर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हालांकि अगर ये 2 नंबर आप नहीं पाते तो आप पीछे जरूर हो जाएंगे, लेकिन इस 2 नंबर से आप आगे नहीं जाएंगे, यानी ये 2 नंबर तो आपको लाना है तब रेस में आएंगे, अदरवाइज आप पीछे चले जाएंगे। समझ आ गया। तो इसमें गलती नहीं करनी है। ये सीजीएल 14 या 15 के प्री में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। मेंस में भी पूछा गया 13 या 14 में ही, प्री में भी पूछा गया। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड में है। कहा गया 4/1 + √2 + √3 = a + b √2 + c √3 + d √6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c + d। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैंने हिंदी नहीं लिया, इसमें हिंदी का कोई कार्य नहीं था। कहा गया 4 बटे, लिख लीजिए 4/1 + √2 + √3 बराबर आपको दिया गया है a + b √2 + c √3 + d √6, यही दिया गया। अब आपसे कहा गया a + b + c + d की वैल्यू निकाल। कब निकलेगी, जब a b c d की अलग अलग वैल्यूज पता होंगी। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रमेयीकरण। किस प्रकार से, इसको एक मानिए, इसको दूसरा पद मानिए। अब आप क्या करेंगे, 1 + √2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 4 × 1 + √2 - √3, इसी से गुणा हुआ है। नीचे 1 + √2 का स्क्वायर बन जाएगा और -√3 का स्क्वायर, यानी कि 3 बन जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 × 1 + √2 - √3 डिवाइडेड बाई a², यानी कि a मतलब a + b का होल स्क्वायर पे खोलिए, a² 1 + b² 2 + 2ab, यानी 2 √2 - 3। ये तो बचा है, 3 से 1 + 2 कट गया। अब 2 √2 से इसको काट दीजिए, यानी यहाँ पे बचेगा √2, गुणा कर दीजिए, यानी ये हो गया √2 + 2 - √6। अब देखिए, आप गुणांकों की तुलना करिए। अगर आप कांस्टेंट टर्म की तुलना करेंगे तो आपका a बराबर आ जाएगा 0। √2 के गुणांक की तुलना करेंगे, यहाँ पे b है, यहाँ पे 1 है, यानी b बराबर हो गया 1। अगर √3 के गुणांक की तुलना करेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, आप कहेंगे यहाँ पे √3 से अगर तुलना करेंगे तो √3 के गुणांक की, तो यहाँ पे √3 वाला टर्म ही नहीं है, यानी c बराबर भी 0 हो गया। और अगर आप d के गुणांक मतलब √6 के गुणांक की तुलना करेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा हमारा -1, क्योंकि यहाँ पे √6 का गुणांक d है, यहाँ पे -1 है। अब सबको जोड़ दीजिए तो a 0 है, b 1 है, c 0 है और d -1 है। सबको जोड़ेंगे आंसर 0, यानी a + b + c + d बराबर कितना हो जाएगा 0। समझ आ गया। आपको क्या करना था, आपको बस प्रमेयीकरण करना था, आपने कर लिया। प्रमेयीकरण करने के बाद √2 आया, √2 से गुणा कर देंगे तो √2 + √2 × √2 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर -√2 × √3 √6 हो गया। इसके गुणांकों से तुलना कर लिया, √2 √3 और √6 के गुणांकों से आपकी वैल्यू आ गई a b c d की, सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक, ये प्रश्न देखो, कहा गया tan थीटा बराबर 2/√13। तो आपसे वैल्यू पूछेगी cosec² थीटा + 2 sec² थीटा अपान cosec² थीटा - 3 sec² थीटा। यहाँ पे ब्रेकेट लगा लीजिएगा, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और बीच में डिवाइडेड का साइन। अब देखो, अगर tan थीटा बराबर 2/√13 दिया गया तो आप ऐसे देखिए, ये आपको दिया गया 2, ये दिया गया √13, ठीक है, ये √13 दिया गया।
यहाँ पे कुछ गलत दिया गया है। आप मान लीजिएगा 2/3 दिया गया, 2/3 tan थीटा बराबर 2/3 दिया गया। अब अगर √13 भी दिया गया होता तो कोई दिक्कत ना होती आपको। देखो अगर √13 भी दिया गया होता तो आप कहते हैं ऐसे ट्रायंगल ड्रा करिए, ये 2 है ये √13 है तो ये कितना हो जाता, √17 हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं दिया गया था। आप यहाँ पे कर लीजिएगा 2/3 tan थीटा बराबर 2/3 दिया गया। अब अगर tan थीटा बराबर 2/3 है, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा और अपान cosec स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा, ये तो दिया गया था। आप देखिए cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, अरे cosec स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख दीजिए और प्लस 2 टाइम्स। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 × 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। नीचे सॉल्व करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा यानी -3 - tan स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करिए, आपको पता है कि ये 1 + 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। यानी आप देखो tan थीटा बराबर 2/√13 भी मान लो दिया गया था, 2/√13 ही हम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2/√13 ही कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं तो कहेंगे कि क्वेश्चन क्यों बदला गया। अब देखो यहाँ से अगर tan थीटा बराबर 2/√13 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, √13/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 13/4 धन 1 2 3 प्लस 2 × कितना 2/√13 का स्क्वायर यानी 4/13 डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा 13/4 धन 1 -3 × 4/13। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/4 धन 4 मतलब 13/4 धन 8/13 प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 13/4 -12/13 कितना -2। सॉल्व करिए, हर बराबर कर लीजिए। तो हर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 52 आ जाएगा, 52 को सॉल्व करेंगे तो ये 52 कट जाएगा दोनों में, यानी यहाँ पे 13 से गुणा होगा 169 प्लस यहाँ पे 4 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 32 और प्लस 5 और गुणे 52 यानी कि 260 बट्टे ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 चौको 48 और माइनस 13 चौको 52 दूना 104। सॉल्व करिए तो हो गया 9 2 11 6 3 9 1 10 6 16 2 1 3 1 4 बट्टे ये आपको हो गया 169 में से 152 घटाएंगे तो 17 बचेगा। ठीक है, अब यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि cosec को cot में बदल लेंगे, sec को tan में, बस आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कहा गया ये पार्ट ऑफ 10,000 इज लेंट आउट एट RS 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग सम इज लेंट आउट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज 6500 इन 5 years देन फाइंड आउट द सम ऑफ मनी दैट इज लेंट आउट एट 15% पर एनम। कहा गया कि 10,000 का कुछ हिस्सा 15% पे, कुछ हिस्सा 10% पे मतलब आपको इन्वेस्ट किया गया और 5 साल में साधारण ब्याज मिलता है 6500। अगर 5 साल में 6500, 1 साल में 1300, एक कितना रुपया हमने लेंट किया है 10,000। 10,000 पे अगर 1 साल में 1300 मिलता है यानी रिजल्टेंट हमें 13% मिल रहा है, रिजल्टेंट हमने 13% मिल रहा है। यानी आपने कहा भाई साहब कि 15% पे एक इन्वेस्ट किया गया, 10% पे एक इन्वेस्ट किया गया और रिजल्टेंट 13% हो रहा है। तो आपसे पूछा गया कि क्या करना है, 15% पे निकाला गया, मतलब 15% पे जो इन्वेस्ट किया गया था वो धन निकालना है। 15 में से 13 घटाएंगे 2% आ जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3:2, यानी 15% पे इन्वेस्ट किया गया और 10% पे इन्वेस्ट किया गया जो धन है उसका अनुपात 3:2 है। आपसे पूछा गया 15% प्रतिवर्ष, यानी 15%, 3 हिस्सा इन्वेस्ट किया गया आउट ऑफ 5 हिस्सा। हमने कुल इन्वेस्ट किया 10,000 तो 3 हिस्सा आउट ऑफ 5 हिस्सा, इसका कितना हो जाएगा 3/5 गुणे 10,000 यानी 6,000 रुपये 15% पे, 4,000 रुपये 10% पे इन्वेस्ट किया गया। समझ आ गया। कहा गया कि यदि किसी आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो अगर इसको एकदम बेसिक से मान लो आप फार्मूला भूल गए हो तो आयत की लंबाई अगर हम माने कितनी थी 200 थी, ठीक है, और चौड़ाई हम मान लेते हैं 100 थी। अभी हमारी लंबाई बढ़ के कितनी हो गई 200 + 24 और चौड़ाई कितनी हो गई 100 - 8। पहले क्षेत्रफल कितना था 200 × 100, अभी कितना हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई करिए तो 200 + 24 × 100 - 8 कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 200 × 100 माइनस 200 × 8 1600 प्लस 24 × 100 प्लस 2400 माइनस 24 × 8 यानी 100, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 3 192। ठीक है,
अब देखिए आपका क्षेत्रफल था इतना, अभी हो गया इतना, कितना बढ़ा, तो आप कहें कितना बढ़ा, इसको इसमें से इसको घटाएंगे यानी आपका बचेगा 2400 माइनस 1600 यानी 800 और माइनस 192 यानी आपका कितना बचा 608 यानी 200 पे 200 गुणे 100 पे 608 बढ़ गया। यानी कितना प्रतिशत चेंज हुआ, आप कहेंगे 608 तो बढ़ गया कितने पे 200 गुणे 100 पे, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ, इतना बटे एरिया ओरिजिनल एरिया गुणे 100 यानी ये कट गया ये कट गया, यानी 608 बटे 200 यानी कि 3.04% आपका क्या हुआ बढ़ गया। अब अगर ऐसा, ये तो बहुत बेसिक हो गया, आपको चाहिए थोड़ी सी ट्रिक, तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया 3.04% हमारी एरिया क्या हो रही है बढ़ रही है। लेकिन आप अगर मैं बताऊं कि x% कहीं पे बढ़ रहा है कोई चीज़ और y% दूसरी चीज़ घट रही है, तो आपका रिजल्टेंट चेंज होगा x% माइनस y% माइनस XY बाई 100%। ठीक है, अब x की वैल्यू 12 माइनस 8 माइनस 12 8 96 बटे 100 यानी 0.96 यानी 12 में से 8 जाएगा 4 में से 0.96 घटेगा तो 3.04%। तो आपको पता होना चाहिए अगर लंबाई x% बढ़ रही है और चौड़ाई y% कम हो रही है तो आपका रिजल्टेंट चेंज होगा x प्लस वाई माइनस XY बाई 100। रिजल्टेंट पता चल गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, यानी मैं हिंदी में आज ये करवाऊंगा, दूध और पानी का अनुपात आपको दिया गया 5:2 है। कहा गया मूल मिश्रण 56 लीटर। अगर 56 लीटर मूल मिश्रण है तो आपका पता है दूध कितना होगा, अरे 7 बराबर 56 यानी ये 40 है, ये 16 है। अब आपसे कहा गया मिश्रण में कितना दूध जोड़ा जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। हम मान लेते हैं कि कितना दूध जोड़ा गया, x लीटर जोड़ा गया यानी कि 40 प्लस x हो गया। अगर x लीटर जोड़ा गया दूध तो मिक्सचर की मात्रा कितनी हो गई 56 प्लस x, यानी जो ये 40 प्लस x है इसका और 16 का अनुपात दिया गया आपको 7:2 यानी कि जो हमारी पानी की मात्रा है वो तो सेम रहती है क्योंकि दूध ही तो हमने ऐड किया, यानी पानी की मात्रा अब 2 अनुपात में बची, यानी 16 बराबर 2 है। अगर 16 बराबर 2 है तो 1 बराबर 8 हो गया, 1 अनुपात बराबर 8, तो दूध का अनुपात आपको कितना दिया गया 7, यानी 8 सत्ते 56 लीटर हमारा दूध हो रहा है। अगर आपको पता चल गया कि जो पानी था वो 16 लीटर अनुपात में वो 2 के बराबर है, यानी 2 अनुपात बराबर 16 यानी 1 अनुपात बराबर 8, दूध की मात्रा दी गई 7 अनुपात यानी 7 अनुपात बराबर 56 लीटर। 40 लीटर ऑलरेडी था दूध, उसमें x लीटर जोड़ने पे 56 लीटर हो जा रहा है, यानी कितना जोड़ा गया 16 लीटर। यही आपसे पूछा गया था, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ आ गया। अच्छा ये क्यों मैं लिख रहा था, क्योंकि आप अगर बेसिक से करना चाहते तो 2 से गुणा करते, 2 गुणे 40 धन x यानी 80 प्लस x बराबर 16 सत्ते 112 यानी x बराबर कितना हो गया 32, x बराबर 32। गलत तो नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये 8 सत्ते 56 हमने गलत कर दिया, 80 प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे कर दीजिएगा 2x, तो 2x बराबर 32 यानी x बराबर 16 हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये एक सड़ा हुआ प्रश्न देखिए। कहा गया a% ऑफ 240 बराबर c एंड c% ऑफ a बराबर 117.6। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस c। कहा गया कि a% ऑफ 240 बराबर c, यानी कि 240 का a% यानी 240 इंटू a बटे 100 बराबर c है, और आपको पता है c% ऑफ a यानी कि c इंटू a बटे 100 बराबर 117.6 है। तो आपसे कहा गया a प्लस c की वैल्यू निकालिए। देखो अगर c इंटू ए बराबर कितना आ गया, c इंटू ए बराबर आ जाएगा 1176 और अगर मैं बात करूं कि ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, ये 2.6 यानी कि c बराबर हो गया 2.4 है। अब यहाँ पे c बराबर रख दीजिए, यानी ये हो गया 2.4 a का स्क्वायर बराबर 1176 यहाँ से ये कटा, एक 0 बढ़ गया, 24 से काट दीजिए, 24 चौको 96 और 17 4 21 216 और 9 यानी 4900, ए स्क्वायर बराबर 4900 हो गया, यानी ए बराबर 70 हो गया। अब अगर ए बराबर 70 है मेरे भाई तो आप कहेंगे कि सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 7 दूनी 14 2 16, यानी सी की वैल्यू 168 हो गई, ए की वैल्यू 70 हो गई। अब आपसे ए प्लस सी पूछा गया, यानी 70 और प्लस 168 यानी 238 आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ए प्लस सी की। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 238। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि 25 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, यानी 25 मैन हो अगर तो 16 डेज लेते हैं, दैट्स ऑल। और कहा गया 5 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज, यानी कि 10 दिन इन्होंने कार्य किया, उसके बाद 5 मैन छोड़ देते हैं, यानी 20 मैन बचते हैं। कहा गया कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 10 दिन ये 25 आदमी कार्य कर लेते हैं, 16 दिन का कार्य था, यानी अभी कितने दिन का बचा 6 दिन का। 6 दिन का कार्य बचा है 25 आदमी के, यानी अगर एक आदमी 1 यूनिट करता है तो 25 आदमी 6 दिन में कितना कार्य करेंगे 150 यूनिट। और ये 150 यूनिट किसके द्वारा अब किया जाना है, अरे मेरे भाई 16 दिन का कार्य था, 10 दिन हो चुका है, यानी 6 दिन का कार्य बचा 25 आदमियों के, यानी 150 यूनिट कार्य बचा। अब 20 आदमी को ये कार्य करना है, 20 आदमी को अगर 150 यूनिट करना है तो कितना समय लगेगा, 20 आदमी एक दिन में 20 यूनिट करेंगे तो 150
यूनिट करने के लिए 150/20 यानी कि 7.5 दिन में काम खत्म कर देंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि एक दुकानदार एक लेख पे 12% की बिक्री कर का भुगतान करता है जिसकी लागत 500 रुपये है। यदि वो 16% की छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो लेख का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 500 रुपये लागत मूल्य, उस पर 12% का बिक्री कर अदा करता है। 12% कितना हो गया 60, यानी 560 रुपये तो उसका कॉस्ट प्राइस टोटल पड़ता है। अब कहा गया कि वो क्या चाहता है कि 560 रुपये पे 20% का लाभ मिले, यानी वो बेचना कितने में चाहता है 560 का 20% लाभ, यानी इसके 5/6 पे बेचना चाहता है। लेकिन वो मार्केट प्राइस कुछ ऐसा फिक्स करना चाहता है जिसपे वो 16% की छूट दे पाए, यानी इसके 21/25 पे बेचना चाहता है मार्केट प्राइस के। तो आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा गया कि सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस अगर पूछा गया, अगर केवल सेलिंग प्राइस पूछा गया तो आप कहेंगे कि अच्छा सेलिंग प्राइस नहीं, पहले आप ऐसे करिए, देखो आप मार्केट प्राइस निकालो। मार्केट प्राइस निकालोगे तो ये 5 कट के 5 आ जाएगा, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा 560 गुणे 30/21 यानी कि गुणे 10/7, यानी 800 रुपये मार्केट प्राइस उसे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस पूछा गया होता तो 800 रुपये हो जाता, लेकिन आपसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ लेंगे तो सेलिंग प्राइस तो यही होगा 560 गुणे 6/5 यानी 112 गुणे 6 यानी 672 रुपये में वो बेच देगा। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे झूठ है। ये इसका क्या मतलब दिया, 16% जो ये छूट दे रहा था इसका क्या मतलब निकला। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया होगा विक्रय मूल्य नहीं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछा गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए, जो अभी मेमोरी बेस्ड है उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेज पाते। अगर मैं कहूँ कि 500 रुपये उसने पे किए थे, 60 रुपये उसने टैक्स के रूप में दिए, तो उसके जेब से 560 गया। अब अगर वो लाभ 20% का कमाना चाहता है, यानी उस 560 पे 20% का लाभ कमाता है, और मार्केट प्राइस पे वो कितना छूट देना चाहता है 16% की, यानी मार्केट प्राइस के 16% की छूट देने के बाद यानी 21/25 करने के बाद उसको इतने में बेचना है। तो आप यहाँ से मार्केट प्राइस निकालेंगे, वो 800 आ जाएगा। और अगर आपसे पूछें कि वो क्या कहते हैं विक्रय मूल्य कितना है, तो 672 आ जाएगा। अब आप आ रहे हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे, 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन बहुल्यतः पूछे जा रहे हैं। कहा इफ a + b + c + d = 2 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + a 1 + b 1 + c 1 + d। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट की और आपको सम दिया गया है तो सबको बराबर कर दो, यानी आपको क्या करना है a = b = c = d पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा इसकी, यानी हमारा ये बराबर हो जाएगा। अगर चारों की बराबर वैल्यू हो गई तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1/2 यानी 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 यानी 3/2 के पावर 4, 3 का पावर 4 यानी 81/2 के पावर 4 16। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 81/16। यानी अगर आपको सबका सम दिया गया और प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आप सबकी वैल्यू बराबर कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्किल टचिंग एक्सटर्नली इज 8 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ 1 सर्किल इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द अदर सर्किल। कहा गया बाहरी रूप से 2 वृत्त छूते हैं, ऐसे कुछ छू रहा है आपका। ठीक है, और कहा गया कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। ये दूरी आपको 8 दी गई। एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, पूरी दूरी 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। दूसरे वृत्त की त्रिज्या पूछी गई। इससे टफ क्वेश्चन आज तक मैंने ज्योमेट्री में देखा ही नहीं। अरे 2 वृत्त टच करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी R1 + R2। R1 + R2 आपको दिया गया, R1 दिया गया तो आपसे R2 पूछ लिया गया। कितना आसान सा क्वेश्चन। कहा गया द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6:1। यानी कि अगर परिमाप और उसकी लंबाई का अनुपात पूछा जाए, परिमाप कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ L + B, जहाँ पे L लंबाई और B चौड़ाई, और इसकी लंबाई का अनुपात कितना है 6:1 है। ठीक है, ये 2 से काट दीजिएगा 3, यानी आप कह सकते हैं कि 3L = L + B, यानी आप कह सकते हैं B = 2L आ गया। B = 2L आ गया। अब कहा गया आयत का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना है L इंटू चौड़ाई कितना है B। B की वैल्यू रखेंगे L इंटू 2L बराबर दिया गया 288, यानी L² = 144, यानी L बराबर हो गया 12। अब अगर L = 12 हो गया, यही आपसे पूछा गया था कि आयत की लंबाई कितनी हो। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन था। कहा गया कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का परिधि ज्ञात करो, यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 12 5 है। अब देखो अगर मैं बात करूँ, ये 12 है, ये 5 है, यहाँ पे इनको देना चाहिए कि 2 छोटी भुजाएं। अगर ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 13। अब इसकी परिधि पूछी गई तो 13 5 18 12 30, यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2S, ये हो जाएगा 30। लेकिन अगर आपको ये दिया गया कि 5 और 12 क्या है, आपकी समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं हैं। अगर ऐसा नहीं दिया गया तो ये क्वेश्चन में आप नहीं निकाल सकते। इसके 2 आंसर होंगे, क्योंकि आप कर्ण 12 को मान सकते हैं। ये 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 144 - 25 यानी 119। अब परिधि कितनी हो जाएगी 12 5 17 + 1 √119, यानी कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं 117 + √119। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 12 और 5 सेंटीमीटर की। ठीक है,
अच्छा, आपको जो PDF मिलेगा उसमें यूट्यूब लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, फेसबुक लिंक है, क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो? सारी चीज़ ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज लाइक कर दो यार, आप ही लोगों के लिए तो बनाया है। क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1/29, तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस कॉस ए की। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और -2 साइन ए कॉस ए। ये क्या हो रहा है, एक मिनट वेट करिए। आपको दिया गया कि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1/29। अब अगर ऐसा दिया गया तो आप इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और -2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या काम करिए, यहाँ से 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस 1/29 का स्क्वायर, यानी 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप साइन ए प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 1 माइनस 1/29 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको आंसर ले लीजिए। समझ आ गया? अब आप इसको इसी को सॉल्व करना है, आप आंसर ले लेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। कहा गया कि इफ 20% ऑफ 600, 20% ऑफ 600 मुँह ज़बानी बताइए 120 प्लस x% ऑफ 70 यानी x गुणे 0.7 बराबर 25% ऑफ 536, 25% कितना हो जाएगा 139। ठीक है, अब आपसे कहा गया x का 0.7 गुना यानी x का 7/10 गुना 139 माइनस 120 19 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 190/7। देख लीजिएगा, यानी 25% ऑफ 536 निकालेंगे तो 536 का 1/4 होगा, तो 4 से काटेंगे 13 चौको 52, 4 ये 134 होगा। ठीक है, हमने गलती कर दी, 134 अगर ये हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 140/7, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 20। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ चेक कर लेना। ठीक है, तो आपका हो गया x की वैल्यू 20 हो गई। अगले प्रश्न पे आते हैं। दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा। कहा गया कि अगर एक नंबर n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो ये रिमाइंडर 2 देती है, यानी n जो है वो किस प्रकार से 7 से डिवाइड करने पे, मान लो कि आपको क्वेश्चन क्यू देता है और रिमाइंडर 2 देता है, यानी कि संख्या हमारी 7q + 2 के फॉर्म की है। कहा गया कौन सी संख्या रिमाइंडर 0 देगी अगर 7 से डिवाइड किया गया। अगर 7 से डिवाइड किया जाए रिमाइंडर 0 कौन सी देगी, अगर n+2 करोगे तो 7q + 4 हो जाएगा, 7q + 4 अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 देगा। अगर n+4 यानी कि 7q + 6 हो जाएगा, अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 6 देगा। अगर n-2 करा जाए तो 7q + 2 - 2 यानी कि 7q हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा। तो आपकी कौन सी संख्या होगी, 7q + 2 जो संख्या है उसमें से अगर 2 घटाएंगे तो हमारी रिमाइंडर कितनी देगी 0, यानी n-2 से अगर हम n-2 को डिवाइड करेंगे 7 से, n बराबर हमारा 7q + 2 आ गया, जहाँ पे q कोई इंटीजर है। अगर 7q को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, q शेषफल बच रहा है, q चूंकि इंटीजर है तो हमारा शेषफल कुछ बचेगा। आपसे कहा गया अगर sin x बराबर -1/2 है तो आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ x। देखो साइन कितने अंश की वैल्यू -1/2 होती है, तो मैं अगर बात करूँ तो साइन 210 अंश की होती है। चेक कर लीजिएगा, साइन 210 अंश की वैल्यू, साइन 210 अंश कैसे निकालेंगे, साइन 180 + 30 यानी कि माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी -1/2, यानी अगर साइन x बराबर साइन 210 तो x बराबर कितना हो गया 210 अंश। अगर अंश में पूछा गया तो ये, अदरवाइज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियन में बताओ तो 7 π/6 रेडियन, क्योंकि π/6 कितना होता है 30 अंश, और 7 से गुणा कर देंगे 210 अंश हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 π/6 हो गई। कहा गया p + 1/p अगर 2 है तो p³, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर p + 1/p बराबर 2 तो p बराबर कितना हो गया 1, अगर p बराबर 1 तो p का क्यूब कितना हो जाएगा 1। अगले प्रश्न पे आइए। कहा द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 33 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 125 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। कहा आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका बेस 33 है और 2 समान भुजाएं ए ए। अब सबका योग आपको दिया गया, यानी परिधि दी गई 125, यानी 33 + 2a बराबर दिया गया आपको 125, यानी 2a बराबर कितना हो गया, 125 में से 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 92, यानी a बराबर हो गया 46। समझ आ गया, यानी कि आपका a बराबर 46, यानी समान भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई 46। कहा गया कि डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 210 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर आपको दिया गया, यानी 2r बराबर दिया गया 210 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि ये जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, यानी कि इसकी स्पीड दी गई 120 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर 120 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 1 मिनट में इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, अगर 60 मिनट में 120 किलोमीटर तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बोले तो 2000 मीटर, 2000 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2000 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, यानी 2 लाख सेंटीमीटर दौड़ता है।
अब अगर 1 मिनट में 2 लाख सेंटीमीटर दौड़ता है, आपको पता है 1 राउंड में कितना तय करेगा। अगर इसका डायमीटर 210 है तो 1 राउंड में कितना चलेगा। आप कहेंगे एक राउंड में कोई पहिया 2πr चलता है, यानी कि 2r की वैल्यू रखेंगे तो ये 22/7 गुणे 2r की वैल्यू 210, यानी ये चलता है 7 से काटेंगे 30, यानी 1 राउंड में चलता है 660। चलना है इतना तो कितने राउंड मारेगा, इतना बटे 660 करिए, ये कट गया, 2 से काटेंगे 33, 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 1 के बाद 4 0, तो ये 33 से कटेगा 33 × 99, 33 × 99, यानी कि 303 राउंड आपका मारेगा। समझ आ गया। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी पहिया जितना परिध होगी उस एक राउंड में वो 660 सेंटीमीटर चलता है, उसको चलना है इतना, तो कितने राउंड मारेगा, इसमें 660 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कहा गया द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू इज 5:6। स्पीड क्यों बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग तेज स्पीड से आपका माइंड भी चले। कहा पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6। पी और क्यू जो कमाते हैं उनकी आय का अनुपात 5:6, और कहा गया उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। कहा गया दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, तो क्यू की आय बताइए। अगर मैं बात करूँ 5x ये कमाता है, 6x ये कमाता है, 3y ये खर्च करता है, 4y ये खर्च करता है। अब आपको दिया गया कि क्यू की आय ज्ञात करनी है, क्यू की आय ज्ञात करनी है, आपको बचत दोनों की दी गई, दोनों की बचत बराबर है। पहले पी की बचत निकालेंगे तो 5x - 3y, क्यू की बचत निकालेंगे 6x - 4y, यानी आपका हो गया y बराबर x, यानी कि ये 6x कमाता है, ये 4x कमाता है, 5x कमाता है, 3x खर्च करता है, ये 5x कमाता है 3x खर्च कर देता है, 6x कमाता है, ये 4x खर्च कर देता है, यानी 2x बराबर 200, x बराबर 100, तो आपसे क्यू की आय पूछी गई, यानी क्यू की आय कितनी होगी 600। अगर 2x बराबर 200 है तो 6x बराबर 600 हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए 3 गुना काम करता है बी का, यानी ए 3 गुना कुशल है बी के। क्या बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, अगर बी 24 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा। अगर बी एक काम करता है तो 24 दिन में 24 काम, और ए इसका 3 गुना कार्य करता है, यानी ये 3 करता है तो 24 काम करने में 8 दिन लगेगी। कहा कि कितने दिनों में वे दोनों एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 24 दिन में। आपको पता है ए करता था 3 काम, बी करता था 1 काम, दोनों मिलकर 4 काम करेंगे, और दोनों मिलकर 4 काम अगर करेंगे तो आपको ये भी पता है कि कार्य कितना है, कार्य हमारा 24। अरे कार्य हमने कहा अगर बी एक कार्य करता है 24 दिन में पूरा कार्य खत्म कर लेता है, यानी कि आपको पता है कि 24 यूनिट कार्य था। ये ए करता है 3, बी करता है 1, दोनों मिलकर 4, 24 करना है तो कितने दिन लगेंगे 24/4, यानी कि 6 दिन लगेंगे। बात बराबर। ये क्वेश्चन देखो, कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 + x - cos 30 - x। अगर मैं बात कर दूं कि x बराबर, मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ 30 अंश, x बराबर 30 रखो या x बराबर 0 पुट कर लो। सबसे पहले x बराबर 0 पुट कर लिया करो मेरे भाई। x बराबर अगर 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे x बराबर 0 sin 60 √3/2 - cos 30 √3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। या हम बात करें, मैंने आपको बताया कि sin a बराबर cos b होता है इन केस a + b बराबर 90 अंश, यानी कि a और b का योग अगर 90 अंश है तो sin a बराबर cos b। यहाँ पे कोणों का योग निकालिए, 60 + x + 30 - x 90 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर होगा, यानी दोनों कट के 0 दे देंगे। एक और प्रश्न देखिए, और शायद ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। कहा गया ये शॉपकीपर बाइज बनानास एट द रेट ऑफ 600 पर डजन। कौन सा केला खरीदता है यार, 600 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से केले खरीदता है। क्योंकि यदि वो केले पे 10% की छूट देता है तो 270 रुपये में एक ग्राहक एक दुकानदार को कितने केले खरीद सकता है। देखो 600 रुपये में कितना केला खरीदता है 12, यानी एक केले का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। एक केले का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। अब क्या 10% की छूट देते हैं, यानी वो 45 रुपये में बेचना चाहता है, 45 रुपये में बेचना चाहता है एक केला। अब 270 रुपया ग्राहक के पास है तो वो कितना केला खरीद पाएगा, 270/45 कर दो, यानी 6 केले खरीद पाएगा। कितने बनानास खरीद पाएगा 6 बनानास। अब इसमें कोई दिक्कत है आपको। अब देखो ये जो दिख रहा है ये लिंक, ये क्यों नहीं आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो, लाइक कर दिया करो। कैसे वही एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए, ठीक है। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एनालिसिस मिलेगी ही मिलेगी, आपको क्लासेस मिल ही रही हैं, और भाई आपके घर में बैठ के रिकॉर्ड कर ही रहा है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।